नमस्कार दोस्तों, आज मूवी रिव्यू सेक्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 1971 की एक हिंदी लैंग्वेज की म्यूज़िकल ड्रामा फ़िल्म जिसका नाम है कटी पतंग। इस फिल्म के डायरेक्टर थे शक्ति समांता। इसकी कहानी लिखी है ब्रजेंद्र गौर और गुलशन नंदा ने। मैं आपको बता दूं, गुलशन नंदा ने इस पिक्चर से पहले एक नावल लिखी थी जिसका नाम था कटी पतंग। उसी पे ये पिक्चर आधारित है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है शक्ति समांता जी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है R.D. बर्मन साहब ने। ये फिल्म 29 जनवरी 1971 को हिंदी सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई थी और इस पिक्चर ने 4 करोड़ 70 लाख रुपए कमाई करी थी, जो कि साल 2023 के हिसाब से लगभग 232 करोड़ रुपए बैठते हैं। फिल्म के कास्ट की बात करें तो इसमें आशा पारेख, राजेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, नाजिर हुसैन, मदन पुरी, कुमारी नाज, सलोचना लतकर, चंद्रशेखर, सत्यन कपूर, डेजी ईरानी, महमूद जूनियर जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म की कहानी शुरू होती है माधवी के साथ, जिसकी आज शादी है। माधवी वैसे तो अनाथ है, परंतु उसके मामा उसकी शादी करवा रहे हैं। परंतु माधवी जो है वो कैलाश नाम के एक लड़के से प्यार करती है। मैं आपको बता दूं, माधवी का किरदार निभाया है आशा पारेख जी ने और कैलाश का किरदार निभाया है प्रेम चोपड़ा ने। तो होता कुछ ये है कि माधवी अपने दुल्हन के जोड़े में तैयार रहती है, तभी उसके पास कैलाश का एक खत आता है जिसमें कैलाश उससे कहता है कि वह अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। और वह खत पढ़ के माधवी अपने मामा और शादी को छोड़कर कैलाश के पास चली जाती है, जहां उसे पता चलता है कि कैलाश का किसी और लड़की के साथ भी संबंध है और उस लड़की का नाम है शबनम। दुखी माधवी अपने मामा के पास लौट आती है, जहां उसको पता चलता है कि उसके मामा ने अपमान के कारण आत्महत्या कर ली है। माधवी को महसूस होता है कि अब उसके पास कोई नहीं है और वह शहर को छोड़ के जाने का फैसला लेती है। माधवी रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जहां उसे उसकी बचपन की दोस्त पूनम मिलती है। पूनम माधवी को बताती है कि एक दुर्घटना में उसके पति की जान चली गई है। उसके पति और पूनम ने भाग के शादी करी थी और अब अपने पति के मर जाने के बाद वह उनके पोते को लेकर अपने ससुराल जा रही है, जहां वो इससे पहले कभी नहीं गई थी। माधवी की दोस्त पूनम माधवी को भी उसके साथ उसकी छोटी बहन बन के चलने के लिए कहती है और माधवी इस बात पे मान जाती है और दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। पूनम माधवी को बताती है कि उसके पति और उसने भाग के शादी करी थी, जिसमें उसके पति के घर वालों की मंजूरी नहीं थी। जब तक उसके पति जिंदा थे, उसके सास ससुर ने उनको कभी भी नहीं अपनाया, परंतु अब जब उसके पति की रोड हादसे में मृत्यु हो गई है, तो उसके पास उसके सास ससुर का खत आया है, जिसमें वह चाहते हैं कि वह अपने बच्चे के साथ अपने ससुराल में ही रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि माधवी और पूनम की ट्रेन पटरी से उतर जाती है और अगले ही सीन में वह दोनों सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। माधवी को और मुन्ना को इस हादसे में ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, परंतु पूनम, उसके दोनों पैर कट चुके हैं और वह माधवी को कहती है कि तुम मुन्ना की मां बनकर मेरे ससुराल चली जाओ और पूनम बन के ही वहाँ रहो। वह उससे कहती है कि तुम मुन्ना का ख्याल रखना और साथ ही साथ उसके सास ससुर का भी ख्याल रखना और पूरी ज़िंदगी पूनम बन के ही बिता लेना। माधवी के पास अपनी मरती हुई दोस्त के इस फैसले को स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो वह भी अपनी मरती दोस्त को वादा करके वहां से मुन्ना को लेकर नैनीताल के लिए निकल पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माधवी एक टैक्सी में बैठी है और नैनीताल की तरफ जा रही है। तभी टैक्सी वाले की नीयत बिगड़ जाती है और वह एक दूसरा रास्ता ले लेता है। माधवी उसे टैक्सी रोकने के लिए कहती है, परंतु वह गाड़ी को और तेज भगाता है। उसका इरादा दरअसल माधवी के पर्स लूटने का होता है। तभी उसी समय वहां पर कमल नाम का एक फॉरेस्ट रेंजर भी पहुंच जाता है, जो माधवी को उस टैक्सी वाले से बचा लेता है। कमल का किरदार निभाया है राजेश खन्ना साहब ने। कमल माधवी को उसके घर चलने के लिए कहता है। वह कहता है कि रात काफ़ी हो गई है और बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही है, तो आज रात आप मेरे घर पे रुक जाइए, कल सवेरे होते ही मैं आपको खुद नैनीताल छोड़ आऊँगा। माधवी कमल की बात मान लेती है और उसके घर चली जाती है। कमल माधवी को अपने घर पे छोड़कर खुद घर से चला जाता है। तभी माधवी को
कमल के नौकर से पता चलता है कि कमल वही लड़का है जिससे माधवी की शादी होने वाली थी, जिसे छोड़ के वह अपने प्रेमी कैलाश के पास पहुंच गई थी। माधवी को यह सब सुनकर बहुत ही दुख महसूस होता है। वह कमल का इंतज़ार भी नहीं करती और सुबह होते ही नैनीताल के लिए निकल जाती है। कमल जब घर पहुंचता है सवेरे तो उसको मालूम पड़ता है कि माधवी उसको बिना बताए ही नैनीताल के लिए निकल गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माधवी अपने ससुराल पहुंच गई है और उसके ससुर दीनानाथ और सास उसे स्वीकार करते हैं और उसके बच्चे को भी खूब प्यार करते हैं। धीरे धीरे माधवी दोनों को भा जाती है, वह उनका बहुत ख्याल रखती है और वह मुन्ना से भी काफ़ी प्रेम करने लगते हैं। कमल भी अक्सर उनके घर आता जाता रहता है क्योंकि कमल दीनानाथ के सबसे अच्छे दोस्त का बेटा है और बचपन में दीनानाथ का बेटा और कमल काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कहानी आगे बढ़ती है। कमल का आना जाना लगा रहता है और माधवी से उसकी खूब मुलाकात होती है, जिसके बाद कमल को माधवी से प्यार होने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन कैलाश भी दीनानाथ जी के घर पहुंच गया है। वह दरअसल माधवी के पैसों के पीछे है। उसको ऐसा लगता है कि माधवी ने एक बहुत बड़ा हाथ मारा है और उसे भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। वह माधवी को बार बार उसकी असलियत सबको बता देने की धमकी देता है और उससे पैसे लूटने की कोशिश करता है। तभी एक दिन दीनानाथ जी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि इंश्योरेंस के पेपर होते हैं, जिसमें उनके मरे हुए बेटे ने इंश्योरेंस के कुछ पैसे पूनम के नाम किए हैं। तो दीनानाथ जी मधु से कहते हैं कि इस पे साइन करके इसे भिजवा दो दिल्ली के लिए। माधवी को यह एहसास हो जाता है कि वह असलियत में पूनम नहीं और वह उसका दस्तखत भी नहीं जानती। तो वह कमल के लिए एक खत लिखती है जिसमें वह कमल को सारी सच्चाई बताती है और एक बच्चे के हाथ उसे कमल तक पहुंचाने के लिए बोलती है। परंतु वह खत कमल तक पहुंचे उससे पहले ही दीनानाथ जी के हाथ लग जाता है। दीनानाथ जी को सब कुछ पता चल जाता है कि वह उसकी बहू पूनम नहीं बल्कि कोई और है, जिससे पहले कमल की शादी होने वाली थी, पर वह लड़की कमल को छोड़ के शादी वाले दिन भाग गई थी। दीनानाथ जी मधु यानी माधवी, जो कि पूनम बन के उनके बहू के रूप में उस घर में रह रही है, उससे सब कुछ सच सच बताने को कहते हैं। जब दीनानाथ जी को वास्तव में मामला क्या है ये सब पता चलता है तो वह माधवी को स्वीकार करते हैं और उसे अपनी संपत्ति का पूरा संरक्षक बनाते हैं, जो कि आगे चलकर उनके पोते मुन्ना को विरासत में मिलेगी। अगले दिन दीनानाथ जी कमल के पिता यानी अपने दोस्त को अपने घर बुलाते हैं और वह उनसे कहते हैं कि उन्होंने कमल के लिए एक लड़की ढूंढी है। जब वह उनसे कहते हैं कि वह लड़की कौन है तो वो कहते हैं कि वो लड़की मेरी बहू है यानी पूनम। उनके दोस्त दीनानाथ जी से नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक विधवा है, मैं इससे अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। तभी दीनानाथ जी उनको सारी सच्चाई बताते हैं कि यह वही लड़की है जिससे तुम्हारे बेटे की शादी तय हुई थी, पर यह शादी वाले दिन भाग गई थी। परंतु उसने अब काफ़ी पश्चाताप कर लिया है और उसको जितनी सज़ा मिलनी चाहिए थी वह उसने काट ली है। वह अपने दोस्त से कहते हैं कि सबके लिए यही सही होगा कि तुम माधवी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार लो। यह एक बहुत अच्छी लड़की है और एकदम पवित्र है। दीनानाथ जी की बात सुन के उनके दोस्त कमल और पूनम की शादी या आप कहे कमल और माधवी की शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। परंतु उसी रात माधवी जब अपने ससुर दीनानाथ जी को दूध का गिलास देने के लिए जाती है तो उस गिलास में कैलाश यानी प्रेम चोपड़ा पहले से ही जहर मिला देते हैं और जब सुबह दीनानाथ जी की आंख नहीं खुलती तो माधवी उनके डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर घर पहुंच के इस बात की पुष्टि करते हैं कि दीनानाथ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी वहां पुलिस भी पहुंच जाती है और माधवी को दीनानाथ जी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया जाता है। तभी मौके पे कैलाश भी वहां पहुंच जाता है और कैलाश सबको बताता है कि माधवी उसकी बीवी है और ये वही लड़की है जिससे
कमल की शादी होने वाली थी। जब ये बात कमल को पता चलता है तो वह काफ़ी दुखी होता है और बहुत नाराज़ हो जाता है। माधवी जाते जाते कमल से बस एक ही बात कहती है कि कैलाश जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल झूठ है। मैंने दीनानाथ जी को नहीं मारा और यदि वह उसके लिए कुछ कर सकता है तो उसका सच सबके सामने लाने के लिए उसकी मदद करे। अगले दिन जब दीनानाथ जी के घर पे मातम छाया रहता है तो कमल अपने पिता से मिलता है। उसके पिता बताते हैं कि दीनानाथ जी मरने से एक दिन पहले तुम्हारी शादी के लिए माधवी की बात कर रहे थे। वह उसको पूरी सच्चाई बताता है कि माधवी गंगा की तरह पवित्र है, उसकी कभी भी शादी नहीं हुई। कैलाश उसको फंसा रहा है और उसे माधवी की मदद करनी चाहिए। तभी कमल एक प्लान बनाता है जिसके तहत वो कैलाश और शबनम के पास पहुंचता है। वह कैलाश और शबनम को इस बात की पुष्टि दिलाता है कि वह भी दीनानाथ जी की प्रॉपर्टी के लिए माधवी से प्रेम का नाटक कर रहा था। तभी कैलाश भी अपनी सारी सच्चाई कमल के सामने उगल देता है, जिसे कमल एक टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लेता है और उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। यह सब देख और सुनकर पुलिस कैलाश और शबनम को अपने साथ ले जाती है। वह कमल से कहती है कि कुछ कानूनी प्रक्रिया की वजह से वह माधवी को कल सुबह ही छोड़ पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमल माधवी को लेने के लिए पुलिस स्टेशन गए हैं, परंतु माधवी उसके वहां पहुंचने से पहले ही वहां से जा चुकी है। कमल माधवी को बहुत ढूंढते हैं पर वह उन्हें नहीं मिलती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि माधवी एक पहाड़ी पे खड़ी है और अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ पर कमल भी पहुँच जाता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है पर माधवी नहीं मानती। तभी कमल एक गाना गाता है जिसे सुनकर माधवी उनकी तरफ दौड़ी चली आती है और यहाँ ये पिक्चर समाप्त हो जाती है। फिल्म के संगीत की बात करें तो इसके सारे गाने आनंद बख्शी जी ने लिखे थे और इसके सारे गानों में म्यूज़िक डायरेक्शन दिया है आर.डी. बर्मन साहब ने। फिल्म के गानों की बात करें तो इसका पहला गाना है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, जो गाया है किशोर कुमार साहब ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है। फिल्म का दूसरा गाना है ये शाम मस्तानी, जो अगेन गाया है किशोर कुमार साहब ने और ये भी काफ़ी हिट हुआ था। फिल्म का तीसरा गाना है ये जो मोहब्बत है, जो अगेन गाया है किशोर कुमार साहब ने और ये भी उस ज़माने में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। फिल्म का चौथा गाना है जिस गली में तेरा घर, जो गाया है मुकेश ने। फिल्म का पांचवा गाना है आज ना छोड़ेंगे, जो एक होली का गाना है जो कि उस ज़माने में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था और आज भी लोग इसे काफ़ी सुनते हैं, जो गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का छठा गाना है ना कोई उमंग है, जो गाया है लता मंगेशकर ने और यह एक सोलो सॉन्ग है। फिल्म का सातवां गाना है मेरा नाम है शबनम, जो गाया है आशा भोसले और आर.डी. बर्मन साहब ने। फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें इस तरीके से हैं कि शक्ति समांता और राजेश खन्ना साहब ने टोटल 9 पिक्चरें करी है, जिसमें से यह दूसरी फिल्म थी। मैं आपको बता दूं कि साल 1967 से 1974 तक किशोर कुमार की बैक टू बैक टोटल 13 पिक्चरें हिट हुई थी, जिसमें कटी पतंग भी शामिल है। आशा पारेख और राजेश खन्ना की यह फिल्म उनकी सेकंड लास्ट फिल्म है जिसमें ये दोनों साथ दिखे थे और एज अ हीरो हीरोइन यह इनकी लास्ट फिल्म है। साल 1981 में इस फिल्म को तमिल भाषा में भी बनाया गया था, जिसका नाम था नेंजिल उरुमुल। फिर साल 1987 में इस फिल्म को तेलुगु में भी बनाया गया, जिसका नाम था पुनामी चंद्रोडू। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यह फिल्म गुलशन नंदा की नावल कटी पतंग पे बनाई गई है, परंतु गुलशन नंदा की नावल कटी पतंग 1948 के एक राइटर कॉर्नल वुलरिच की नावल आई मैरिड अ डेड मैन से प्रभावित थी, जिस पे बाद में 1950 पे एक फ़िल्म भी बनाई गई जिसका नाम था नो मैन ऑफ हर ओन। शक्ति समांता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह फिल्म उन्होंने पहले शर्मिला टैगोर को ऑफ़र करी थी, परंतु क्योंकि वह उस समय प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से बाद में उन्होंने आशा पारेख को इस फिल्म के लिए साइन किया। उन्होंने यह भी कहा कि वह काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि वह आशा पारेख से काफ़ी बेहतरीन काम इस पिक्चर में करवा पाएंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी आशा पारेख ने शक्ति समांता जी के लिए एक फ़िल्म में काम किया था, जो कि साल 1970 में रिलीज़ हुई थी,
जिसका नाम था पगला कहीं का। फिल्म से जुड़े अवार्डों की बात करें तो यह फिल्म बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट लिरिक्स्ट, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और बेस्ट स्टोरी और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुई थी, और जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आशा पारेख को यह अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में एक अगली मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।